नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर, तो आप सभी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नोट्सों से वीडियो बना करके आपको पढ़ाया जा रहा है। और ये नोट्स आपके लिए इतने शानदार रहेंगे कि रीट मेंस हो चाहे प्री, आपके लिए एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको मैं 90% जो स्कोर आपका पेपर रहेगा वो 90% आपको अंक लाने की कोशिश करवाऊँगा। अब देखिएगा, 100% तो आपको किसी भी बुक में से या किसी भी टीचर का नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको जो नोट्स दूंगा इतने बेटर रहेंगे कि आपको किसी भी कोचिंग में नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप सभी के लिए अगर टॉपिक वाइज ये सिलेबस पढ़ना है, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का, लेवल 1 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, केवल स्पेशल लेवल 1 के लिए ही मैं क्लासें ले रहा हूँ। जितने भी बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी निर्मल क्लासेस करौली पर आप लोग आकर के अपनी निःशुल्क तैयारी को बनाए रखें और नोट्स भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। प्ले स्टोर से हमारा ऐप है खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप, आप लोग डाउनलोड कर लें। और चलिएगा, आज की हम क्लास में पढ़ेंगे बेहतर और शानदार टॉपिक है हमारा पर्यावरण का। तो रीट प्री का टॉपिक है, आपको रीट प्री की क्लासें भी कंटिन्यूस चल रही हैं और टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और मेंस का भी आपको चल रहा है और वहाँ पर भी टॉपिक वाइज आपको क्लास डाली जा रही है। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको लिस्ट बना के डाल रखी है। तो आज के इस टॉपिक में बात करेंगे हम सबसे पहले सार्वजनिक संस्थाओं की, कि हमारे इस इन्वायरमेंट के अंतर्गत हमारे आसपास के सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन सी हमें संस्थाएं देखने को मिलती है। सबसे पहले हमको बात कर रही है सार्वजनिक संस्थाएं कहते किसको हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, भैया दो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, पहली बार आए हो तो, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। सार्वजनिक संस्थाओं की बात करें यहाँ पर, तो सार्वजनिक संस्था वह स्थान है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर कभी भी आ जा सकता है, उसको हम सार्वजनिक संस्थाएं कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा याद रखनी है कि कोई भी व्यक्ति सरकार के द्वारा जो निर्धारित नियमों के आधार पर जो जगह बनाई गई है वहाँ पर आ सकता है और जा भी सकता है, बैठ भी सकता है। तो वो हमारी सार्वजनिक संस्था कहलाती है, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हम सार्वजनिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में जिनका उपयोग करते हैं, और उन सबको इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और हमारे सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यालय की, दूसरे नंबर पे बात करेंगे चिकित्सालय की, तीसरे नंबर पे बात करेंगे डाकघर की, चौथे नंबर पे बात करेंगे बस स्टैंड की, और पाँचवें नंबर पे बात करेंगे हम रेलवे स्टेशन की। ये जो हमारी संस्थाएं हमारे सिलेबस में दी गई है। चलिए सबसे पहले हम बेसिक रूप से पढ़ते हैं बिल्कुल विद्यालय के बारे में। तो देखिए, विद्यालय का मतलब हो विद्या प्लस आलय, यानी विद्या की देवी का मंदिर। आप सबने संधि भी पढ़ी होगी वहाँ पर, विद्या प्लस आलय। तो विद्यालय यानी विद्या का घर, विद्या का मंदिर क्या कहलाता है? विद्यालय कहलाता है। और विद्यालय की बात करें तो ये दो प्रकार की संस्थाओं के द्वारा चलाया जाता है। विद्यालय को दो स्तरों में बांटा गया है, पहला है हमारा प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है हमारा माध्यमिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हमारे जो आते हैं वो प्राथमिक विद्यालय आते हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय आते हैं। प्राथमिक विद्यालय मतलब कक्षा 1 से 5वीं तक के, जिनमें बच्चे पहली वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की उम्र तक के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय जब 1 से 5वीं तक का होता है तो उसमें बच्चे कितनी उम्र के होते हैं? उसमें बच्चे होते हैं 7 वर्ष से लेकर के या 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बच्चे। ठीक है, इसका जो हेड होता है, प्रमुख कौन होता है? वो प्रधान अध्यापक होता है प्राथमिक विद्यालय का। इसकी आकृति कैसी होती है? सरल रेखा में होती है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, भाई प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है, आकार कैसा होता है? सरल रेखा में बनाया जाता है। रेल का सा डिब्बा खड़ा कर दिया जाता है 4-5 कमरों को। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा उच्च प्राथमिक विद्यालय। ये कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यालय होते हैं, जिनमें 10 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर इसका जो प्रमुख होता है साथियों वो प्रधानाध्यापक ही होता है, और इसकी जो आकृति होती है वो एल आकार की होती है। किसकी होती है? एल आकार में बनाए जाते हैं ये विद्यालय। उसके बाद हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा के अंदर दो प्रकार के विद्यालय हैं। पहला हमारा माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यालय, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानाध्यापक ही होता है। और अगला विद्यालय हमारा उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा 12 और 11वीं और 12वीं कक्षाएं शामिल होती है।
लेकिन इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानाचार्य कहलाता है, प्रिंसिपल जो होता है। अब देखिएगा आगे चलते हैं। विद्यालयों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? साथ ही वो दी जाती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हमारे वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। आरबीएससी का मुख्यालय अजमेर में है। इस आरबीएससी जो बोर्ड है हमारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है हमारा, इसका गठन किया गया था, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, 4 दिसंबर 1957 को इसका गठन किया गया था आरबीएससी बोर्ड का, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और इसका मुख्यालय साथियों कहाँ पर है? हेडक्वार्टर अजमेर में है। अब हम बात करते हैं विद्यालय के अंतर्गत जो बात की गई थी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की, तो इनके अंतर्गत कौन कौन से अभियान चलाए गए थे? प्राथमिक शिक्षा में अभियान चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, और इसका गठन किया गया था 2001 में। क्लियर? और माध्यमिक शिक्षा के स्तर में चलाया गया था रमसा, क्या बोलते हैं उसको? रमसा, ठीक है। और इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। और इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में और 10 में। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं भैया ये कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2001 में। और रमसा की शुरुआत कब की गई थी? 2009 में, 10 में। इन दोनों को कंपाउंड करके, इन दोनों को मिला करके एक संस्था बनाई गई थी, एक अभियान चलाया गया था जिसको बोलते हैं हम समसा यानी कि समग्र शिक्षा अभियान। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 18-19 में। तो ये तीनों के तीनों वर्ष आपको याद रखने हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी 2001 में, रमसा की शुरुआत हुई थी 2009-10 में, और समसा की शुरुआत हुई थी 18-19 में। क्लियर? अब विद्यालयों से संबंधित कुछ आयोग भी गठित किए गए थे, और इनकी बहुत बार एग्जाम में इनकी वर्ष पूछी जाती है, तो यहाँ से प्रश्न 100% बनता है। तो देखिएगा राधा कृष्णन आयोग। इस राधा कृष्णन आयोग जो है, इसका दूसरा नाम आपको याद रखना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी इसको कहते हैं, और इसका गठन किया गया था 1948-49 में। दूसरा आयोग है हमारा मुदालियर आयोग, और इसी को हम बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, आरबीएससी बोर्ड। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1952-53 में की गई थी। उसके बाद तीसरा है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का गठन किया गया था 1964-66 के मध्य में। और फिर उसके बाद में आती है हमारी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में। कब आई थी? 1986 में। वैसे 1968 में आई थी हमारी पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के समय पर, और ये हमारी दूसरी शिक्षा नीति थी। कौन सी थी? दूसरी शिक्षा नीति। हम जब मेंस का पेपर पढ़ेंगे तो मेंस में हमारे टॉपिक दिया गया है, ठीक है ना, NCE। इसका मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर अलग से बात की गई है। तो ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में थी, ये सेकंड थी। अगर प्रथम की बात करें तो 1968 में बनाई गई थी इंदिरा गांधी के टाइम पर, और ये बनाई गई थी राजीव गांधी के टाइम पर। और अब 2020 में भी आई है नवीन शिक्षा नीति, ठीक है ना, और ये बनाई गई है अपनी किसकी सिफारिश पर? नवीन शिक्षा नीति 2020, या 19 में भी इसको कई बार लिखा भी गया है, तो 19-20 में आई थी ये। और ये नवीन शिक्षा नीति है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? KC कस्तूरीरंगन ने। किसने की थी? KC कस्तूरीरंगन ने। और इस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। ये आपको मैं जब आपके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो चैप्टर है, ठीक है ना, ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम पढ़ेंगे मेंस के पेपर में, सामान्य ज्ञान विषय के अंदर। और उसके बाद अगली संस्था हमारी चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल। तो वह स्थान होता है जहाँ पर बीमार व्यक्तियों का इलाज होता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है, निदान किया जाता है, वो हमारा चिकित्सालय या फिर हॉस्पिटल कहलाता है, अस्पताल। अस्पताल के कई प्रकार है साथियों, जैसे जिला स्तर पर भी होता है, एक हमारा ब्लॉक स्तर पर भी होता है। ब्लॉक स्तर पर जो होता है उसको साथियों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, यानी CHC। क्या बोलते हैं? CHC। और इस ब्लॉक स्तर के हॉस्पिटल में 30 बेड होते हैं। कितने होते हैं? 30 बेड। लगभग 4-5 डॉक्टर भी होते हैं और 4-5 एम्बुलेंस भी होती है। क्लियर? और उसके बाद है हमारा ग्रामीण स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर बोलते हैं इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, PHC। क्या बोलते हैं? PHC। और इसमें 1 या 2 डॉक्टर होते हैं और 1 एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है। उसके बाद है औषधालय। औषधालय का मतलब डिस्पेंसरी जिसको हम बोलते हैं, और इस डिस्पेंसरी पर दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं।
और 5वीं यूनिट है हमारी शिशु एवं मातृत्व स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम आंगनवाड़ी केंद्र के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो ये संस्था मैंने बिल्कुल बेसिकली पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई चिंता करने की बात नहीं है, प्रश्न कहीं से बाहर नहीं जाता, बस हमारा पढ़ने का तरीका अलग होता है और हम भूल भी जाते हैं। अब चिकित्सालय के कुछ विभाग भी हैं साथियों इसके अंदर, दो प्रकार के। एक तो होता है हमारा आईपीडी, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ओपीडी। आपने सुना भी होगा। आईपीडी का मतलब है अंतरंग विभाग, क्या बोलते हैं उसको, अंतरंग विभाग, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आईपीडी का पूरा नाम क्या है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इसमें रोगी को भर्ती किया जाता है, जब रोगी को भर्ती किया जाता है उसको बोलते हैं आईपीडी। और ओपीडी में क्या होता है, ओपीडी में केवल दवाइयाँ उपलब्ध होती है, मरीज के लिए केवल दवाइयाँ उपलब्ध होती है, इसको बोलते हैं आउटसाइड पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी बहिरंग विभाग। आईपीडी हमारे लिए रोगी को इलाज देता है, भर्ती किया जाता है इसमें, जबकि ओपीडी में केवल दवाइयाँ दी जाती हैं। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि नोट है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय राजस्थान। ये लाइन आपको याद रखनी है कि भाई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय कहाँ पर है, हमारा जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका मंत्रालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। और इसका एक मंत्री भी होता है साथियों। इसका मुखिया कौन होता है, एक मंत्री होता है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कैबिनेट का और दूसरा होता है हमारा प्रभारी मंत्री, जो राज्य स्तर का होता है। अब देखिएगा आपको यहाँ पर वर्तमान में कैबिनेट मंत्रियों की बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन है हमारा, यहाँ पर मुझे तो उतना ध्यान नहीं है, प्रसादी लाल मीणा है वर्तमान में, शायद रघु शर्मा पहले थे, प्रसादी लाल मीणा। और प्रभार मंत्री है शायद सुभाष गर्ग। तो यहाँ पर आप लोग वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य प्रभार मंत्री, ये कौन है, आप लोग यहाँ पर अपने करेक्शन कर लेंगे जब आप नोट बनाते हो तो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम डाकघर की बात करते हैं। डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, वह स्थान है जहाँ पर डाक प्राप्ति और डाक भेजने का कार्य किया जाता है, उसको हम डाकघर कहते हैं, पोस्ट ऑफिस कहते हैं। इसका मुखिया होता है साथियों पोस्ट मास्टर, जिसको बोलते हैं हम डाकपाल। और इसमें काम करते हैं डाकपाल के नीचे डाकिया यानी पोस्टमैन काम करते हैं। तो पोस्ट मास्टर पूरे डाकघर का संचालन करता होता है। और जो उसमें कर्मचारी होते हैं ना, जो डाक लेने भी जाते हैं और डाक भेजने भी जाते हैं, वो काम करते हैं हमारे डाकिया यानी पोस्टमैन। क्लियर। एक लाइन भी आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रारंभ किया गया था। ये पूछा गया प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रारंभ कब किया गया था, 1 सितंबर 2018 में। अब भारत में डाकघर के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कि डाकघर की जो शुरुआत की गई थी वो 1766 ईस्वी में की गई थी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। पूरे भारत की बात करें तो सबसे पहले भारत में डाकघर की शुरुआत कब हुई थी, 1766 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा की गई थी। लेकिन भारत में प्रथम डाकघर की स्थापना हुई थी साथियों कोलकाता के अंदर 1774 ईस्वी में। और उस समय गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1774 में भारत में पहला डाकघर खोला गया था कोलकाता के अंदर। फिर उसके बाद अधिनियम भी बना था इस पर, और ये अधिनियम बनाया था डाक अधिनियम 1854 में। और ये कब जारी किया गया था, 1 अक्टूबर 1854 को। ये तारीख आपको विशेषकर याद रखनी है, तारीखों से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि भाई विश्व डाक दिवस अगर पूछा जाए कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, वो है हमारा 9 अक्टूबर को। लेकिन भारत में जो डाक दिवस मनाया जाता है, जिसको हम राष्ट्रीय डाक दिवस कहते हैं, वो हमारा 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोनों ही लाइन आपको याद रखनी है कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को और राष्ट्रीय डाक दिवस ये भारत का है, तो ये 10 अक्टूबर को, एक दिन का फर्क है बस। अब डाकघर के अंदर कुछ सेवाएं हैं जिनका शुभारंभ कब कब किया गया था, ये तारीखें और ये वर्ष आपको विशेष रूप से याद भी रखनी है और पूछा ही जाता है इनको। अब देखिएगा सबसे पहले रेल डाक सेवा की बात करते हैं। तो रेल डाक सेवा जो थी वो चालू की गई थी 1863 में। क्लियर। 1863 में रेल डाक सेवा का आयोजन किया गया था, शुभारंभ किया गया था। उसके बाद में 1879 में पोस्ट कार्ड सेवा का प्रारंभ किया गया था। पोस्ट कार्ड सेवा चालू की गई थी 1879 में। उसके बाद 1880 में मनी ऑर्डर सेवा का शुभारंभ हुआ था, 1880 के अंदर मनी ऑर्डर। और 15 अगस्त 1972 को पिन कोड सेवा लागू की गई थी। जैसे हमारा पिन कोड 321611 है ना, ये पोस्ट वाला है, पोस्ट ऑफिस का नंबर है, पोस्ट ऑफिस सर्किल का। तो इस जो पिन कोड सेवा की शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 15 अगस्त 1972 को, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। उसके बाद
डाक जीवन बीमा योजना का भी प्रारंभ की गई थी। ये 1984 में की गई थी। डाक जीवन बीमा योजना, यानी डाकघर में आप अपना बीमा करवा सकते हो। उसके बाद स्पीड पोस्ट व्यवस्था का आरंभ। स्पीड पोस्ट जो सुविधा थी ये 1986 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद 1995 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना इसको प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 2001 में EFT की सुविधा की गई थी, ठीक है ना, EFT। उसके बाद 3 जनवरी 2002 को इंटरनेट पर आधारित ट्रैक सेवा का शुभारंभ किया गया था। 15 सितंबर 2003 में बिल मेल सेवा का प्रारंभ किया गया था। बिल मेल सेवा कब चालू की गई थी? 15 सितंबर 2003 को। उसके बाद ई पोस्ट सेवा ये चालू कब की गई थी? 30 जनवरी 2004 में। उसके बाद 10 अगस्त 2004 को लॉजिस्टिक पोस्ट सेवा का शुभारंभ किया गया था। लॉजिस्टिक पोस्ट सेवा ये 10 अगस्त 2004 में हुई थी। उसके बाद 20 जनवरी 2006 में IMO तत्काल मनी ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं ये चालू की गई थी। IMO तत्काल मनी ऑर्डर, तुरंत पैसा भेजो। और 10 अक्टूबर 2008 में EMO की सुविधा की गई थी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। ये इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर अलग होता है और ये इमरजेंसी मनी ऑर्डर अलग होता है, ठीक है ना। तो इनकी दोनों की डेट याद रखना। उसके बाद अगला हमारा स्थान है, संस्था है बस स्टैंड। अब देखिए बस स्टैंड के बारे में इतिहास आपको याद रखना है। RSRTC की बात करेंगे इसमें हम। तो राज्य में बस स्टैंड का जो नियंत्रण और नियमन का कार्य करता है वो करता है RSRTC। आपने सुना होगा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। इसका हिंदी में नाम क्या है? यानी कि राजस्थान सड़क परिवहन निगम, इसको बोलते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। और इसमें के अंतर्गत सड़क परिवहन निगम अधिनियम बनाया गया था 1950 में। और ये प्रश्न पूछा ही गया है अभी हाल ही में CET के अंदर कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम कब पारित किया गया था? 1950 में। और इसका काम कौन करता है? संचालन का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम करता है। अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जिसको बोलते हैं हम RSRTC, इसकी स्थापना की गई थी साथियों 1 अक्टूबर 1964 को। और ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। तभी तो कहता हूँ आप लोग क्लास लेंगे तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा सब कुछ। इसका मुख्यालय साथियों जयपुर में है। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? हंसराज उपाध्याय। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? हंसराज उपाध्याय है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। नोट याद रखना कि राजस्थान में पहली बस सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये आपको याद रखना 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में पहली बार बस सेवा, रोडवेज बस सेवा की सुविधा कब हुई थी? 1952 में। टोंक जिले से हुई थी। कहाँ से? टोंक जिले से। अगली संस्था है हमारी रेलवे स्टेशन। राज्य में रेलवे स्टेशन का नियमन व नियंत्रण कौन करता है? रेल मंत्रालय करता है। ये केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। रेलवे स्टेशन के मुखिया को हम क्या कहते हैं? स्टेशन मास्टर बोलते हैं, SM साहब, ठीक है ना। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? पीयूष गोयल। अब देखिए ये फिलहाल में जब नोट्स बनाए थे उस समय पीयूष गोयल थे, लेकिन आपको याद रखना पीयूष गोयल की जगह अब वर्तमान में रेल मंत्री कौन है वो आपको याद रखना है कि अब वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। और वो केंद्रीय जो रेल मंत्री होता है वही इस रेलवे का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे कौन है वर्तमान में, सर्च करके गूगल पे देख लेंगे। रेलवे स्टेशन सिग्नल की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तरह के सिग्नल होते हैं रेलवे में। एक तो होता है ग्रीन सिग्नल, एक होता है रेड सिग्नल। ग्रीन सिग्नल के अंतर्गत मतलब ट्रेन को जाने दो, चलती रहती है। रेड सिग्नल में ट्रेन रुक जाती है। और नोट याद रखना सबसे बड़ा रेलवे का स्टेशन कौन सा है? फुलेरा जंक्शन है। कौन सा है? फुलेरा जंक्शन है और ये जयपुर के पास में है, ठीक है ना। फुलेरा जंक्शन हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। और राजस्थान में पहली बार अगर रेल सेवा की शुरुआत की गई थी वो 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में पहली बार राजस्थान में रेल सेवा चालू की गई थी। और कहाँ से कहाँ तक? मेड़ता शहर से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? मेड़ता शहर से हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर भारत की बात करें ना तो भारत में आपको याद रखना है 1853 में रेल सेवा हुई थी मुंबई से थाने के बीच में, महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई से थाने के मध्य में महाराष्ट्र में, भारत में हुई थी 1853 में। लेकिन राजस्थान में 1994 में मेड़ता शहर से की गई थी। तो ये आपको आज का टॉपिक था। ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, आप सभी के लिए एक एक टॉपिक को पढ़ना है टॉपिक वाइज, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और आपको पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा, चाहे आपका EBS का है। मैथमेटिक्स भी मैं EBS के बाद पढ़ाऊँगा, ठीक है। जैसे ही EBS और आपका
साइको खत्म होगा, उसके बाद मैथ और हिंदी लेकर के आऊँगा आपके लिए, ठीक है। और नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन से, बेटर रहेगा। 21 रुपये में कुछ नहीं जाता आप लोगों के लिए, केवल मैं आपसे वैलिडिटी का चार्ज ले रहा हूँ भैया, किसी से कुछ पैसा नहीं ले रहा, मैं केवल हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जो गरीब बच्चे हैं ना वो रीट की तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनके क्षेत्रों में फ़िलहाल में रीट की कोई कोचिंग भी नहीं चल रही खास तौर से। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें मेरी उन लोगों तक पहुँचे और अपने दोस्तों तक आप भी पहुँचाएँ और अपने सिलेबस को अंडर कंट्रोल रखें, ठीक है साथियों, धन्यवाद।